ठाकरे के 10 किस्से आपको सुनाएंगे। मुंबई के शिवाजी स्टेडियम में आज उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठाकरे खानदान से कोई पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। ठाकरे खानदान से पहली बार कोई सीधे सियासत और सत्ता में आया। यह मुमकिन हुआ बाला साहब ठाकरे की प्रखर राष्ट्रवादी, प्रचंड हिंदूवादी, प्रबल महाराष्ट्रवादी सोच और सियासत की बदौलत। बाल ठाकरे ने अपनी शर्तों पर सियासत की। महाराष्ट्र की हुकूमत को मातोश्री में बैठकर रिमोट से चलाया। आखिर कैसी थी बाला साहब की सियासत, आपको अपने इस खास शो में दिखाते हैं ठाकरे के 10 किस्से। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए सरकार बन गए। भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। कभी इनके पिता बाला साहब ठाकरे रिमोट से महाराष्ट्र की सरकार चलाते थे। वो कभी विधायक नहीं बने, कभी सांसद नहीं रहे, कभी मंत्री नहीं बने, कभी मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, लेकिन सियासत के बड़े बड़े दिग्गज उनके सामने नतमस्तक थे। मुंबई में मातोश्री सत्ता का दूसरा केंद्र बन गया। बाला साहेब ने मातोश्री से जो बात कह दी वो शिव सैनिकों के लिए पत्थर की लकीर। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने का गजब का हुनर। हर एक आदमी में कोई अच्छी बातें होती है, बुरी बातें होती है, तो कई मेरे में भी होगी। मेरी कोई अच्छी बातें होगी, मेरे में लगता है होगी, तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बुरी तो छोड़ दीजिए। मगर अच्छी बातों के बारे में भी मैं आपको ये कहूँगा कि आपको पसंद होगी तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आई डोंट केयर। महिला ने बाला साहब के एक इशारे पर मुंबई थम जाती थी, एक इशारे पर मुंबई चलने लगती थी, एक इशारे पर दंगाई शांत बैठ जाते थे, एक इशारे पर शिव सैनिक सड़कों पर तांडव करने लगते थे। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के 3 पंथ, प्रखर राष्ट्रवाद, प्रचंड हिंदूवाद और प्रबल महाराष्ट्रवाद। ये है बाला साहब केशव ठाकरे की शिवसेना। 5 दशक पहले शुरू हुआ एक आंदोलन जो ना कभी थका ना कभी रुका। वक्त बदलता गया, सियासत बदलती गई, नेता बदलते गए। अब महाराष्ट्र की कमान खुद ठाकरे खानदान के हाथों में है, लेकिन ये सब मुमकिन हुआ उस बाल ठाकरे की शख्सियत की वजह से, जिसके हाथों में कलाकारी का हुनर था, जिसमें क्षेत्रवाद का जुनून पनपा, जिसे हिटलर पसंद था। आपको बॉम्बे का हिटलर कहा जाता है। नहीं, मुंबई के क्यों आप इतना कम क्यों समझते हो? मैं पूरा महाराष्ट्र का हूँ और चाहता हूँ कि पूरा देश का बनूं। बाला साहेब ऐसी शख्सियत थे जिसने इमरजेंसी की तारीफ की, जिसने बॉम्बे को मुंबई बनाया, जिसकी शख्सियत की परछाई तले पनपी महाराष्ट्र की राजनीति। देश की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, हमारी नहीं। ये बाला साहेब ठाकरे की सोच थी। उनके एजेंडे में राष्ट्र सबसे ऊपर था, लेकिन आक्रामक हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे बाला साहेब। वो साल 1970 का था, महीना मई का। मुस्लिम बाहुल इलाके में शिवाजी जयंती मनाई गई। इस जुलूस को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और भिवंडी जल उठा। 5000 पावरलूम बर्बाद हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए। दंगे की आग जलगांव और महाड तक फैल गई। 4 दिन के अंदर 81 लोग मार डाले गए। इसके बाद 11 साल तक भिवंडी में शिवाजी जयंती पर रोक लगी रही, लेकिन 1984 में एक बार फिर भगवा झंडे से ऊंचा हरा झंडा फहराने पर दंगा भड़का। मुंबई, ठाणे, कल्याण, भिवंडी दंगे की आग में जल रहे थे। 8 दिन के अंदर 256 लोग मारे गए। धीरे धीरे मुंबई में बाला साहेब का रसूख बढ़ता जा रहा था। मुंबई उनके इशारों पर चलने लगी थी। ये शिव सैनिकों ने मेरी सत्ता लाई है, उनके मेहनत से, समझे, पसीना से वो मेरे हाथों में सत्ता है। क्यों उनकी देखभाल ना करूं? प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल करना, बाकी फेंक दो रास्ते पर, नहीं होगा। 80 के दशक में बाल ठाकरे ने कहा था, मुसलमान कैंसर की तरह फैल रहे हैं और उनका इलाज भी कैंसर की तरह ही होना चाहिए। देश को मुसलमानों से आजाद कराने की जरूरत है और पुलिस को हिंदुओं की ऐसी ही मदद करनी चाहिए जैसे पंजाब में पुलिस ने खालिस्तानियों की मदद की थी।
1992 के बाबरी कांड के बाद मुंबई एक बार फिर जल उठा। बाल ठाकरे ने सामना में बाबरी कांड को शिव सैनिकों की जीत बताया था। 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मुंबई में दंगे होते रहे। 160 लोग मार डाले गए। 15 दिन बाद दंगा फिर भड़का। 27 दिसंबर से 9 जनवरी तक दंगे में 227 लोग मारे गए। बाबरी कांड को लेकर जब भी सवाल पूछा गया, ठाकरे ने बिना लाग लपेट के कह दिया, हमारे लोगों ने ये गिराया है और मुझे इसका अभिमान है। मुस्लिमों के मसले पर हमेशा बाला साहेब ने खुलकर अपनी राय रखी। पाकिस्तान मिल गया उन लोगों को, हमें हिंदुस्तान मिल गया। इसके बाद भी क्या बात होती है, ये झगड़े क्यों? मुंबई में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का शिवसेना को पूरे महाराष्ट्र में फायदा मिला। 1995 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 73 सीटें मिली। शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बनाए गए। हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांगने के लिए उन्हें अपना मतदान का अधिकार तक गंवाना पड़ा। राजनीतिक नुकसान सामने देखते हुए भी उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया। बाला साहेब आखिरी सांस तक प्रचंड हिंदुत्व बैठी थी, तब तक हिंदू मुसलमान के झगड़े चालू रहते थे, अभी बंद हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि कांग्रेस ने शिवसेना को 2 दशक तक पीछे से समर्थन दिया। शुरुआती दिनों में कांग्रेस ने कम्युनिस्ट आंदोलन को तोड़ने में बाल ठाकरे की मदद ली। बाद में उनका इस्तेमाल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाइयों में हिसाब चुकता करने के लिए किया जाने लगा। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे वसंतराव नायक। तब सत्ता के गलियारों में मजाक में शिवसेना को वसंत सेना कहा जाता था। यह सिर्फ संयोग नहीं था कि 2007 राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने अपने गठबंधन साझेदार बीजेपी के उम्मीदवार की जगह कांग्रेस की प्रतिभा पाटिल का समर्थन करने का फैसला किया। 2012 में भी कांग्रेस के बिना कही ही कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के समर्थन में उतर गए। 1980 के दशक से कांग्रेस और शिवसेना सियासत के 2 ध्रुवों पर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी राजनीति में शिवसेना को हमेशा दक्षिणपंथी कहा, लेकिन भीतर खाने, ऑपरेशन और कोऑपरेशन दोनों जारी रहा। इस देश में कभी पैदा भी नहीं हुई है आज तक। आपको आप जो पाप करते हैं, sins, you are going to hide those sins under the garb of calling that as a democracy. लोकतंत्र को लेकर भी बाला साहेब ठाकरे की सोच शीशे की तरह साफ थी। वो लोकतंत्र की आड़ में खेले जा रहे सियासत के गंदे खेल का खुलकर विरोध करते थे। बाला साहेब ठाकरे जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के मुरीद थे। ये बताने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं था। आपको बॉम्बे का हिटलर कहा जाता है। नहीं, मुंबई के क्यों आप इतना कम क्यों समझते हो? मैं पूरा महाराष्ट्र का हूँ और चाहता हूँ कि पूरा देश का बनूं। महाराष्ट्र के मंत्रालय पर शिवसेना का पताका देखना बाल ठाकरे का सपना था। ये सपना पूरा भी हुआ, लेकिन ठाकरे खुद सत्ता से दूर रहे। ये अलग बात है कि एक दिन के लिए भी पीएम बनने के बाद ठाकरे जो करना चाहते थे वो हिटलर के कारनामे से कम नहीं था। प्राइम मिनिस्टर बनके पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। बाला साहेब ठाकरे कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन उनकी बोली दुश्मनों पर बिल्कुल गोली की तरह प्रहार करती थी। उनका एजेंडा साफ था। उनकी सोच से एक एक शिव सैनिक वाकिफ थे। बाला साहेब ने बड़ी सोच के साथ करीब 53 साल पहले शिवसेना की नींव रखी थी। जून 1966, 18 लोगों की मौजूदगी में प्रबोधन ठाकरे ने नारियल तोड़कर शिवसेना शुरू की।
एक महीने बाद प्रभादेवी के रविंद्र नाट्य मंदिर में नाटक के साथ एक सभा हुई। सैकड़ों नौजवान शामिल हुए। इसके बाद शिवसेना में युवकों के जुड़ने का तांता लग गया। तब ठाकरे ने शिवसेना की पहली रैली शिवाजी पार्क में करने का ऐलान किया। 30 अक्टूबर 1966 को शिवाजी पार्क में ऐतिहासिक रैली हुई। 4 महीने पुराने संगठन के लिए 4 लाख लोग रैली में शामिल हुए। मराठी मानुष को बाल ठाकरे नाम का नेता मिल गया था। महाराष्ट्र और बॉम्बे के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी, लेकिन पहली ही रैली से शिवसेना का रिश्ता खून खराबे से जुड़ गया। आरोप है कि दशहरा रैली से लौटते वक्त लोगों पर बोतलें फेंकी गई, लोग भड़क गए, दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट और मटका के अड्डे तोड़ डाले गए। अब आप खुद सुनिए कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना क्यों बनाई थी। आरएसएस में पहले थे तो आपको शिवसेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस वक्त तो जब जो मैं बच्चा था उस वक्त तो पूरी कोई मालूमात नहीं थी मुझे कि वो आरएसएस क्या है। लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही, उसमें कहीं कमी रह जा रही है, इसीलिए एक दूसरे संगठन की जरूरत पड़ी? मेरे में और आरएसएस में एक ही फ़र्क है, जैसे कि शिवसेना और आरएसएस में, कि मैं हिंदुओं में मिलिटेंसी चाहता हूँ, आनी चाहिए। ये लाठी काठी की बात नहीं हो सकती। यानी कि देश के हित के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कोई दंगा फसाद करने का सवाल नहीं है। वक्त के साथ भले ही शिवसेना बदलती गई, लेकिन पहली रैली में ठाकरे ने शिवसेना को सामाजिक संगठन बताया और राजनीति की तुलना खुजली से करते हुए राजनीति से दूर रहने की बात कही थी। लेकिन जल्दी शिवसेना ने सियासत का स्वाद चखना शुरू कर दिया। ठाकरे के टारगेट पर दक्षिण भारतीयों के अलावा कम्युनिस्ट आ गए। 27 दिसंबर 1967 को परेल में कम्युनिस्टों की दलवी बिल्डिंग का दफ्तर बर्बाद कर दिया गया। उधर दक्षिण भारतीयों के विरोध की प्रतिक्रिया में मद्रास में हिंदी फिल्में दिखानी बंद कर दी गईं। नतीजा ये हुआ कि 11 मार्च 1968 को एक ही दिन में मुंबई के 17 थिएटरों पर शिव सैनिकों ने हमला बोल दिया। इसके बाद ठाकरे ने बेलगाम का राग छेड़ा। ऐलान किया कि बेलगाम को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग पूरी होने तक केंद्र के किसी मंत्री को मुंबई में नहीं घुसने देंगे। 27 जनवरी 1969 केंद्रीय गृह मंत्री वाई.बी. चौहान मुंबई पहुंचे। शिव सैनिकों ने रास्ता रोक लिया। 7 फरवरी 1969 को डिप्टी पीएम मोरारजी देसाई मुंबई पहुंचे। तय हुआ कि शिव सैनिक विरोध नहीं करेंगे। माहिम में ठाकरे मोरारजी देसाई को ज्ञापन देंगे, लेकिन मोरारजी देसाई की कार शिव सैनिकों को टक्कर मारती हुई निकल गई। मोरारजी की कार के शीशे तोड़ डाले गए। मुंबई में फिर बवाल शुरू हो गया। बेस्ट की बसें फूंकी गईं, लोकल ट्रेन पर हमले हुए, दुकानें जलाई गईं, पुलिस पर पथराव होने लगा। 9 फरवरी को बाला साहब ठाकरे समेत कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, दूसरे हाथ में सिगार। ये बाला साहब ठाकरे का अंदाज था। जो भी करते थे खुलकर करते थे, कभी कुछ छिपाया नहीं। सिगार और शैंपेन के शौकीन थे बाला साहब। आप भी बियर पीते हैं? सर, आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं, मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं, मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं, मैं पान नहीं खाता हूँ। ये सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग? मैं इतना नहीं कि भाई चलो ये भी नहीं वो भी नहीं, शादी भी क्यों की, वो भी छोड़ दो। मेरा स्वभाव जैसे मेरे पिताजी थे वैसा मैं हूँ। ये ढोंगबाजी या व्हाट यू कॉल हिपोक्रेसी, ये मैं हमारे घराने में नहीं, बिल्कुल नहीं। बाला साहेब ठाकरे को सार्वजनिक तौर पर भी शराब पीने से परहेज नहीं था। बात 1995 की है। शिवसेना की जीत पर एक पार्टी दी गई, जिसमें बाला साहेब भी शामिल हुए। पार्टी में फलों का जूस और सॉफ्ट ड्रिंक सर्व किया जा रहा था। पार्टी में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी भी मौजूद थे। बाला साहेब ने बिना लाग लपेट के पूछ लिया, पार्टी में शैंपेन का इंतजाम क्यों नहीं? इसके कुछ मिनटों बाद ही फलों की जूस पार्टी शराब की पार्टी में बदल गई। बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी बिल्कुल खुली किताब की तरह थी। सब कुछ डंके की चोट पर करते थे। उसी तरह के ही थे बाला साहेब के सियासी रिश्ते भी। हिंदुत्ववादी विचारधारा की समानता ने बाल ठाकरे को 1980 के दशक में बीजेपी का दोस्त बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से बाल ठाकरे के करीबी ताल्लुकात थे। लाल कृष्ण आडवाणी के राम मंदिर आंदोलन और रथ यात्रा के बाल ठाकरे कट्टर समर्थक थे। 1989 में शिवसेना और बीजेपी सियासी तौर पर दोस्त बने। विपक्ष क्या हो और इसका भी क्या हो, एजेंडा क्या होता है? विपक्ष का कोई ऐसा खास एजेंडा तो हमने बताया है आपको
हम मोर्चे निकाल रहे हैं, कभी एकजुट से निकालते हैं, कभी अलग अलग निकालते हैं, विषय एक ही होता है, लेकिन विचार एक हैं। विचार का हमारा एजेंडा एक है। चाहे हम बीजेपी यहाँ लड़ें तो हम कहीं महाराष्ट्र के दूसरे भाग में लड़ें, इंटीरियर में, तो एक ही है। और अंदर की बात कहूँ तो हम एक हैं, बिल्कुल मजबूती से हम बैठे हैं, खाली एक छोटा धक्का चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई के रोल में थी तो बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। बीजेपी को बाला साहेब कोड वर्ड में कमलाबाई कहते थे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखा है कि 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहेब ने मुझे फोन किया। बोले मैंने उसे तब से देखा है जब वो मेरे घुटनों के बराबर हुआ करती थी। मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैंने उनसे पूछा कि आप बीजेपी का क्या करेंगे जिनके साथ आपका गठबंधन है। उन्होंने बिना पल गवाए जवाब दिया, कमलाबाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी जो मैं कहूंगा। ये बाला साहेब की बीजेपी के साथ गठबंधन में धमक थी। मतलब उन्हें पूरा भरोसा था कि बीजेपी वही करेगी जो वो कहेंगे। बाला साहेब जब तक जिंदा रहे, बीजेपी महाराष्ट्र गठबंधन में हमेशा छोटे भाई की ही भूमिका में रही। तो आज आपको सुना रहे हैं ठाकरे के 10 किस्से। 1995 में पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने शिवसेना के मनोहर जोशी। लेकिन महाराष्ट्र में होता वही था जो मातोश्री में बैठकर बाला साहब तय करते थे। बाल ठाकरे की कला में बहुत रुचि थी, वो कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए मातोश्री पर कलाकारों का भी आना जाना लगा रहता था। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। बाला साहेब ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया और मातोश्री से महाराष्ट्र की हुकूमत चलाते रहे। इस बारे में जब भी सवाल पूछा गया, बिना लाग लपेट के बाला साहेब ने कह दिया, गलत क्या है। मैं बैठ के भी करा, जैसे कि वो मैं कहता हूँ रिमोट कंट्रोल की मैं बात करता हूँ, तो रिमोट कंट्रोल से भी आप यहाँ बैठ के टीवी के चैनल्स बदल सकते हैं। तो टीवी चैनल्स यहाँ से बैठ के बदल सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी कोई इधर उधर हो जाए तो बातें बदल सकते हैं। बात 1995 की है। शिवसेना बीजेपी सरकार में एनरॉन के साथ बिजली डील का मसला सुर्खियों में था। तत्कालीन एनरॉन प्रमुख रेबेका मार्क की मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से मुलाकात तय थी, लेकिन रेबेका मनोहर जोशी को वेटिंग मोड में डालकर बाल ठाकरे के दरबार मातोश्री पहुंच गए। कहा जाता है कि इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रेबेका मार्क का काम कर दिया। मनोहर जोशी भी अच्छी तरह जानते थे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी तक है जब तक बाला साहेब ठाकरे चाहेंगे। बाल ठाकरे दोस्तों के दोस्त थे। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। सुनील दत्त तो नियमित रूप से मातोश्री पहुंचते थे। कहा जाता है कि 1993 में बम धमाके में फंसे संजय दत्त को जमानत दिलाने में बाल ठाकरे का अहम किरदार था। दिलीप कुमार से भी बाबा साहेब की गहरी दोस्ती थी, आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब दिलीप कुमार ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज स्वीकार कर लिया, तो बाला साहेब ने शिव सैनिकों को दिलीप कुमार के यहाँ अंडरवियर में प्रदर्शन के लिए भेजा। इसी तरह अमिताभ बच्चन भी अक्सर बाल ठाकरे से मिलने मातोश्री जाते थे। बॉलीवुड को लेकर भी बाला साहेब की राय शीशे की तरह साफ थी। जब आप वहाँ शामिल होते हैं, जब भी चाहे वो दाऊद की शादी का कोई सालगिरह हो, एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, उनकी लड़कियाँ ये वो सब पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ जाके उसके पाँव के नीचे बैठती थी। क्यों? एक दो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने बिल्कुल संबंध नहीं रखा। एक तो हमारे धर्मेंद्र जी हैं, अमिताभ जी हैं, जैसे चाहे वो कभी नहीं गए वहाँ, कभी नहीं। हेमा मालिनी भी हो, बाकी सब जाते हैं वहाँ। फुकट कोई हवाई जहाज़ का ये प्रवास, खाना पीना, कोई एक डांस करेगा तो 5 लाख मिलता था। बोलते हमको हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतने पैसे नहीं मिलते कभी, एक डांस का 5 लाख, तो 2 डांस करते 10 लाख ले आते हैं। जिंदगी में अनुशासन पसंद ठाकरे दिल से कलाकार प्रवृत्ति के थे। चाहे मकबूल फिदा हुसैन से मुलाकात हो या पॉप स्टार माइकल जैक्सन से, बाला साहेब ने हमेशा कला का सम्मान किया। क्रिकेट में भी उनकी गजब की दिलचस्पी थी, लेकिन पाकिस्तान से रिश्ते के विरोध में उनके इशारे पर ही 1991 में शिव सैनिकों ने वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद डाली थी और 1999 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की पिच भी बर्बाद कर दी थी। क्रिकेट मैच से सुधार हो सकता है तो क्रिकेट खेलते ही रहो,
गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जो हमारे पॉलिटिशियन जितने हैं उसको उनकी कोई बात नहीं बनी अब तक, तो क्या क्रिकेट से होगा? कितने संबंध सुधारेंगे? एक और जहां पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद को अपने यहां भोज पर बुलाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे और बेटे उद्धव ठाकरे के बीच अंदर खाने में विरासत की दावेदारी शुरू हो गई थी। 1996 में राज ठाकरे ने पॉप स्टार माइकल जैक्सन का शो कराया। 1997 में लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट कराया। इन दोनों बड़े आयोजनों के बाद उद्धव और राज की दूरियां बढ़ी, जिसके बाद 2002 के म्युनिसिपैलिटी चुनाव में उद्धव की अगुवाई में टिकट बांटे गए और राज ठाकरे ने अपनी अनदेखी का आरोप लगाया। आखिरकार 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ने का ऐलान कर दिया। धीरे धीरे बाला साहेब पर बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा था। उद्धव ने शिवसेना की कमान संभाल ली। वक्त का पहिया आगे बढ़ा। बाला साहेब ने बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ घेतो की कायद्याद्वारे शिवसेना भवन नई उम्मीदों के साथ रोशनी से जगमगा रहा है। अंतर बस इतना है कि आज शिवसेना के साथ बीजेपी नहीं, कांग्रेस एनसीपी है। ये उद्धव ठाकरे के दौर की शिवसेना है, जहां कट्टर हिंदुत्व का मोटा लवादा नहीं, जहां सत्ता के लिए नई दोस्ती में कोई हिचक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।